देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 6 बार के सांसद और आर्थिक सुधार के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। तस्वीरें, तमाम रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। हमारी नजर लगातार बनी हुई। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आज देश उन्हें याद कर रहा है। देश की राजनीति में दुख की लहर है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है। अलग अलग तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल खबर ये है कि 7 दिनों का राजकीय शोक जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और इससे पहले आपको जानकारी दें कि जैसे ये खबर सामने आए तुरंत प्रियंका गांधी एम्स पहुंचती हैं। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचते हैं और उसके बाद तमाम और भी बड़े चेहरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल खबर यही सामने आ रही है कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की विशेष बैठक जो है वो होने वाली है। हरीश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। हरीश, लेटेस्ट अपडेट ये है कि 7 दिन की राजकीय शोक जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। जी देखिए, ये तरीके का क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कई सोशल प्रोटोकॉल जो है वो होते हैं उसको लेकर, तो जिसके बाद जो है कल एक कैबिनेट की बैठक भी जो है वो की जाएगी जिसमें श्रद्धांजलि की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा कल के जितने भी सरकारी कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से कैंसिल जो है वो कर दिए गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो लगातार बता रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो कि उनका सरकारी आवास है, वहां पर प्रियंका गांधी जो है वो पहुंच चुकी हैं। तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। इसके अलावा एम्स में जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि कुछ देर में जो है कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो आज संभावना है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है उनका पार्थिव शरीर यहां से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है वो लेके जाया जाएगा। लगभग 12 बजे के बाद जो है ये फैसला लिया जा सकता है। तो इस तरीके की तमाम जो अपडेट्स हैं वो अभी आ रही है। एम्स की तरफ से कागजी कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि इमरजेंसी से उनका पार्थिव शरीर हटा लिया गया है और अब जो है कागजी कार्रवाई लगभग पूरी होने वाली है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर आज अब से कुछ देर में जो है ना उनका 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है जो उनका सरकारी आवास है वहां पर ले जाया जाएगा। एम्स के पास कैसी मूवमेंट है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल एम्स की तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सारे ट्रैफिक को एकदम क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर पैरामिलिट्री की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसपीजी की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। तो ये तमाम तैयारियां जो है प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कर ली गई। क्या अभी भी एम्स में ही जेपी नड्डा मौके पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एम्स से हमारी बातचीत हुई है तो उसमें यही बताया जा रहा है कि अभी जेपी नड्डा जो हैं वो मौजूद है। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी यहाँ से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो कि मनमोहन सिंह का सरकारी आवास है वहाँ के लिए निकली हैं, क्योंकि वो तैयारियों का जायजा उनको लेना है। श्रद्धांजलि के लिए जो पूरी तैयारी की जाएगी, तो ये तमाम बातें हैं। अभी फिलहाल परिवार जो है वो अंदर है। फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो पूरी की जा रही हैं। अभी कागजी कार्रवाई जो होती है वो पूरी तरीके से अभी कंप्लीट की जा रही है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में जो है वो उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से लेकर जाया जा सकता है। खबर जो है वो सामने आई लगभग 9:51 पर मनमोहन जी ने आखिरी सांस ली है। क्या कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी क्या एम्स पहुंच रहे हैं? क्या कोई ऐसी अपडेट है आपके पास? हरीश, क्या कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या कोई ऐसी अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले लगातार बताया है कि ये पूरा एरिया जो है वो एकदम अलग कर दिया गया है। यहाँ पर कोई पहुंच नहीं सकता। आम लोगों के लिए दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। केवल मीडिया के लिए एक छोटा सा सेक्शन जो है वो तैयार किया गया है और इसके अलावा बाकी तमाम लोगों के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो यहाँ पर इस गेट तक पहुंचना कार्यकर्ताओं के लिए लगभग मुश्किल है। और अगर यहाँ की बात करें तो देखिए, पूरी तरीके से पैरामिलिट्री की टीम जो है उसने पूरी तरीके से सड़क को घेर लिया है। तो हो सकता है कि कुछ देर में सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचे, इसलिए इस तरीके का रूट जो है वो लगाया जाए। किसी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीजें जो हैं अभी एम्स के बाहर चल रही है। गेट नंबर 1 जो है
उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया आम लोगों के लिए। बिल्कुल हरीश, और आज जो है उनके तमाम कार्यकाल में जो लिए गए फैसले हैं उनको बार बार लोग जो हैं याद कर रहे हैं, और जो जनता के हितों में फैसले रहे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि साल 2004 में जब उनको ये आइडिया ही नहीं था कि उनका नाम जो है प्रधानमंत्री के लिए प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा, और जब उनको वो जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को उन्होंने भरपूर निभाया, देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2004 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, 10 साल वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए। मनरेगा को लेकर फैसला लिया गया, वाणिज्य मंत्रालय को लेकर बहुत सारे फैसले लिए गए, किसानों को लेकर बहुत सारे अलग अलग फैसले जो हैं वो लिए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हुई। RTI एक्ट उनके कार्यकाल में पास हुआ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हुई। उसके बात करें तो उसमें आर्थिक तौर पर अगर बात करें, भारत बहुत मजबूत बना, फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी जो है वो भारत बना। तो ये बताती है किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, किस तरीके से चीजें हुई हैं उनके कार्यकाल में, आर्थिक तौर पर कितना मजबूत उन्होंने भारत को बनाया। तो ये तमाम फैसले जो है उनका कार्यकाल को बताता है कि कितना अहम और कितना जरूरी रहा है भारत के इतिहास को लेकर अगर हम देखें तो। बिल्कुल, चाहे GDP में ग्रोथ हो, चाहे 1991 का वो दौर जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक नई राह जो है वो दिखाई, इसीलिए बार बार उनके नाम के साथ साथ उन्हें इस बात का भी जिक्र किया गया कि आर्थिक सुधार के वो नायक रहे हैं। और चाहे वो इंडो US न्यूक्लियर तमाम फैसले हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, या इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो उन्होंने लिए, और उसका असर भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला, जनता के हित में देखने को मिला। हरीश, जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आर्थिक तौर पर भारत को मजबूती प्रदान की है उनके फैसलों ने। अगर आप बात करें 1990 में जिस तरीके का दौर रहा था भारत में, जिस तरीके की मंदी आई थी, इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाही पे थी, उसके बाद 1991 में वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो फैसला लिया गया, वैश्विक बाजार से भारत को जोड़ा गया, भारत को एक बहुत बड़ा बाजार तैयार किया गया, जिसके बाद इकोनॉमी जिस तरीके से तेजी से बढ़ी। और अब बात कर रहे हैं हम आर्थिक तौर पर, तो जिस तरीके से भारत में GDP का ग्रोथ देखने को मिला, सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश सामने आया, उसके बाद बाजार के तौर पर जिस तरीके से डेवलप किया गया भारत को, तो ये बताता है कि कितना खास रहा है उनका कार्यकाल। अगर बात करें तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था 1991 में, वो सबसे अहम फैसला भारत के इतिहास के लिए माना जाता है कि अगर आज़ादी के बाद जिस तरीके से ये फैसला लिया गया 1991 का, वो LPG का जो फॉर्मूला है वो कितना महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए, आर्थिक तौर पर भारत को उसने कितनी मजबूती प्रदान की। ये तमाम चीज़ें जो है वो बताती है कि उनकी शख्सियत जो है वो क्या रही थी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से उन पर भरोसा जताया गया। और उसके बाद 1991 में वो अहम फैसला लिया उन्होंने। RBI के गवर्नर रहे, आर्थिक तौर पर भारत के सलाहकार भी रहे विदेश मंत्रालय में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। उसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री तौर पर उनका कार्यकाल अहम रहा, 2004 से 2014 तक का जो उनका कार्यकाल रहा वो कितना अहम रहा, कितने बड़े फैसले उसमें लिए गए। तो तमाम उनकी शख्सियत को बताता है कि कितने अहम पदों पर उन्होंने भारत के लिए मजबूती जो है वो प्रदान की है। बिल्कुल हरीश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। तमाम रिएक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं इस दुखद खबर पर, सुनिए। Well, you know, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was there in the Ministry of Industry, and he wanted me to join the Planning Commission along with two other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission, and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, you know, I've worked with him very, very closely, very intimately. Very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life.
It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief economic advisor, chief economic advisor, finance secretary, member secretary planning commission, governor Reserve Bank of India, deputy chairman planning commission, finance minister, prime minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was a technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic sutradhar of the 1991 economic reforms, which transformed Indian trade, transformed Indian industry, and made India the global power that it has become today. As Prime Minister, revolutionary. और मोहित राज दुबे लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मोहित, सभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनाने की जो भूमिका रही है उसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आर्थिक सुधारों के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2004 से 2014 तक जब वो प्रधानमंत्री देश के रहे तो उस दौरान जिस तरीके से चाहे मनरेगा की बात हो या राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, राइट टू फूड की बात हो या राइट टू एजुकेशन की बात हो, तो तमाम बड़ी उपलब्धियां, मनरेगा की बात हो, तमाम ऐसी उपलब्धियां थी जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को दी है और जिस रूप में दिया है और आर्थिक व्यवस्था को लेकर, आर्थिक सुधारों को लेकर एक नई लकीर उस वक्त से वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं जब 1982 में पहली बार वो आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद से ही जिस तरीके से लगातार उनको अर्थव्यवस्था से संबंधित विभागों में उनको भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको एक बड़ी जिम्मेदारी थी जब नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में बनी और उदारीकरण किस रूप में किस तरीके से लागू की जाए उसकी रूपरेखा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1992 में जो है बनाई थी, उसकी रूपरेखा लिखी थी। वही आर्थिक सुधारों का और हम ये कह सकते हैं उदारीकरण का दौर आज भी चल रहा है। उन्हीं का विजन था, उन्हीं की दूरदर्शिता थी जो आज दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त आपको हम एक और बड़ी खबर दे दें कि जो कर्नाटक के बेलगामी में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई थी। इस मीटिंग में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे शामिल हुए थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है वो बेलगामी से जो है अब रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत की जैसे उनको खबर मिली तो उसके बाद जो है राहुल गांधी ने खुद जो है चार्टर्ड के लिए कहा कि तुरंत चार्टर्ड विमान से यहाँ से रवाना होना चाहिए और उसी पर फैसला सभी नेताओं ने किया। और आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। और से ही राहुल गांधी जो है वो एम्स जाएंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट पे अपनी संवेदना भावभीनी श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्पित की है। उसमें लिखा है कि मेरे मार्गदर्शक, मेरे मेंटोर इस दुनिया से चले गए। और आपको मैं एक बड़ी बात और बता दूं कि संसद भवन के भीतर जब भी राहुल गांधी से मैंने कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर पूछा तो कहा करते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक सुधारों से संबंधित, देश को नीतिगत फैसलों से संबंधित, बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित जो फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए उन फैसलों का कोई तानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और उन्हीं की दूरदर्शिता और उन्हीं की बुनियाद अर्थव्यवस्था से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित और ग्रामीण विकास किस रूप से किया जाए उससे संबंधित जो उन्होंने निर्णय लिए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये राहुल गांधी का वक्तव्य था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है संवेदना अपनी प्रकट की है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस तरीके से आज उनकी मौत हुई है, काफी अरसे से बीमार थे। आखिरी बार मेरी उनसे खुद मुलाकात आपको बता दूं संसद भवन के भीतर हुई थी और व्हील चेयर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हुए थे। उस वक्त जो है कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी तो जब उनसे ये पूछा गया तो उनका ये कहना था कि नहीं, जब कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी और नीतिगत फैसलों से संबंधित होगी, देश की राजनीति से संबंधित होगी तो मैं हर जगह हाजिर रहूंगा, नाजिर रहूंगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और वही ऐसा व्यक्तित्व उनका था कि उनका कोई शत्रु नहीं था और वो मौन रूप से सारा काम करते थे, वो बोलते नहीं थे। वो कहते थे कि जो काम करने वाले होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है।
जो खामोश होकर अपना काम करते हैं वो नई लकीर खींचते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए इसी बीच में वो वक्त भी याद आता है जब पहली बार एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बजट पेश किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफी आलोचना उनकी कर दी थी। तब नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात करके कहा था कि आप जाकर बात कीजिए मनमोहन सिंह जी से, वरना वो इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि पार्टी की आलोचना करना हमारा काम है, विपक्ष का काम है, आप इस्तीफा मत दीजिए। ये बताता है कि वो कितने सॉफ्ट स्पोकन रहे और अगर कोई बात उनको लगती तो वो कितना बुरा मानते थे। नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो एक संवेदनशीलता थी भारतीय राजनीति में, और देखिए उसी व्यक्तित्व के तो वो धनी थे। और मुझे याद है कि जब उनका कार्यकाल का 2014 में आखिरी दौर था, उस वक्त उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट वहां पे आए थे, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और 62 सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे। और उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया से ज्यादा इतिहास मेरे प्रति उदार होगा। तो इस तरीके की वो बातें किया करते थे, और वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं थे। वो कहते थे कि हर चीज की बारीकी से जो है अनुसंधान होना चाहिए, हर चीज को समझ का अध्ययन होना चाहिए, और जब अध्ययन और अनुसंधान होगा तो वो काम अपने आप में सफल हो जाएगा। इस तरीके की वो बात किया करते थे। और आपको हम बता दें कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो कई मोर्चों पे कई मंत्रियों से उस वक्त में जब कवर किया करता था यूपीए की सरकार को, उस वक्त मंत्री कहते थे कि हमें बहुत फ्री हैंड है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि कोई बड़ी योजना आप लेके आइए, कैबिनेट के भीतर लेके आइए, उसमें मंथन करते हैं और उसमें हम रणनीति बनाते हैं। और उसी तरीके से आपको हम बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है मोहित, आते हैं आपके पास। भूपेश बघेल कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। और प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे, व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। तो आप भूपेश बघेल को सुन रहे थे, और मोहित अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी बिल्कुल, तो वही हम यही बताने की, हम आप समझाने की अपने दर्शकों की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस रूप में, किस तरीके से अपने कैबिनेट के भीतर काम किया करते थे। और आपको हम बता दें कि एक बड़े मंत्री ने मुझे अपनी ये बात बताई थी कि जब सिविल एविएशन को प्राइवेट सेक्टर के भीतर लेके जाना था, और लेके जाने से पहले एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया था, और उस कैबिनेट नोट को तैयार करने वाले थे गुलाम नबी आजाद, उस वक्त सिविल मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उनका तो वो उन्होंने जब वो मनमोहन सिंह के पास लेके गए तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को जो है, प्राइवेट सेक्टर भी सिविल एविएशन में आए, उड्डयन विभाग, उड्डयन से संबंधित जो है विभाग से संबंधित आप लेके आइए। तो सिविल एविएशन के सेक्टर में एक बड़ा काम करने का जो जिम्मेदारी थी, और बड़ा काम जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो फ्री हैंड देने की जो बात वो करते थे कि हाँ स्वतंत्र रूप से आप अच्छा काम कीजिए, तो उसको सराहते हुए नजर आते थे। ठीक है, बिल्कुल मोहित, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हरीश भी लगातार बने रहिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।